नमस्कार, सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल है ना, PYQ माफिया पे। आज हम सॉल्यूशन करने वाले हैं BLIS 01 एग्ज़ाम का, जो पेपर कंडक्ट हुआ है जून 2022 में। कब हुआ? जून 2022 में। पेपर का नाम है लाइब्रेरी एंड सोसाइटी। ठीक है, पुस्तकालय एवं समाज, ये इसका पेपर का नाम है। हम सॉल्यूशन करने वाले हैं बाईलैंग्वेज, दोनों लैंग्वेज में सॉल्यूशन होगा। मैं आपको एक्सप्लेनेशन हिंदी में दूंगा। रीडिंग वगैरह और जो कंटेंट है वैसे दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है, हिंदी और इंग्लिश। PDF आपको अवेलेबल हो ही जाएगी हमेशा की तरह। पिन कमेंट या डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा गूगल ड्राइव का, वहाँ से जाके आप PDF ले सकते हैं। दूसरी बात कि अगर आपको BLIS 1 का जो जून 2024 वाला पेपर देखना है ना, तो उसके लिए यहाँ पे आई बटन पे मैंने वीडियो डाल दी है। और अगर आपको दिसंबर 2023 वाला देखना है तो ये रही। बाकी और BLIS 2 के लिए और मैंने और प्लेलिस्ट बना रखी है, चैनल पे जाके आप अच्छे से देख सकते हो। ठीक है, तो इसमें 70 मार्क्स का है, 1.5 घंटे इसका टाइम है। ठीक है, 1.5 घंटे क्यों लिखा है यहाँ पे? 3 घंटे टाइम होता है शायद। पता नहीं, मिस प्रिंटिंग होगी शायद। बाकी टाइम 3 घंटे होता है यहाँ पे वैसे लिखा हुआ। चलो चलते हैं। ये मिस प्रिंटिंग है यहाँ पे ना, एक सेकेंड। ये टाइम आपको मिलता है 3 आवर। ठीक है, 3 सेक्शन आते हैं इसमें। इजी इजी है एकदम पेपर। पहले क्वेश्चन से अपन स्टार्ट करते हैं। अच्छा, नीचे इसका ये रहा पहले सेक्शन का पहला क्वेश्चन। इन विच ईयर यूनेस्को वाज एस्टेब्लिश? भाई यूनेस्को कब एस्टेब्लिश हुआ था? मेरे हिसाब से 1945 में हुआ था शायद। अभी देख लेते हैं आंसर। ये रहे आपके सॉल्यूशन आंसर। हाँ, 1945 यूनेस्को। इसकी फुल फॉर्म आपको जैसे अभी इसका पूछ लिया कि कब एस्टेब्लिश हुआ था, पिछले पेपर में पूछा था कि यूनेस्को की फुल फॉर्म बताओ, तो ये है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, कभी फुल फॉर्म पूछ लेता है, कभी पूछ लेता है कब एस्टेब्लिश हुआ। तो ये दोनों क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। तो ये 1945 में एस्टेब्लिश हुआ था। कब हुआ एस्टेब्लिश? 1945 में, 16 नवंबर 1945, 16 नवंबर 1945, याद रखना आपको। ठीक है, आगे चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 पे। और राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन इज़ मेनली कंसिडर्ड विद द इम्प्रूवमेंट ऑफ विच टाइप ऑफ लाइब्रेरी? भाई ये तो अपन ने पहले वाले पेपर में पढ़ा था कि राजा राम मोहन रॉय है ना, वो उनका जो ये इंस्टीट्यूशन है RRLF, इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1972 में। कब हुआ था ये? 1972 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ था इसका। दूसरा, इसकी जो RRLF है ना, वो किसके लिए काम करता है? मेनली पब्लिक लाइब्रेरी के लिए काम करता है। किसके लिए काम करता है? पब्लिक लाइब्रेरी के लिए। ये कहाँ लिखूँ? एक मिनट, इसको डिलीट कर देते हैं, है ना। इसके नीचे यहाँ लिख देता हूँ मैं 1972। ठीक है, किसके लिए काम करता है ये? पब्लिक लाइब्रेरी इन इंडिया। फंड वगैरह प्रोवाइड करता है। पिछले क्लास में अपनी अच्छे से डिस्कशन हुआ है इसके बारे में। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे ना। ये तो क्वेश्चन हो गया, एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी होगी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मेंशन द फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस। भाई फर्स्ट और सेकंड लॉ बताना लाइब्रेरी साइंस के लिए। पहला लॉ कौन सा है? बुक्स आर फॉर यूज़। पहला लॉ बुक्स आर फॉर यूज़। एंड दूसरा लॉ कौन सा? एवरी रीडर हीज और हर बुक। ठीक है, ये दोनों लॉ याद रखने हैं। वैसे पांचों याद रखने हैं आपको। ठीक है, बुक्स आर फॉर यूज़, एवरी रीडर हीज और हर बुक। ये जो लॉ हैं ये डॉक्टर SR रंगनाथन ने दिए थे। और ये दिए कब थे, है ना, बुक कब आई थी वो दोनों चीज़ आप कमेंट करके बताओगे। पिछली क्लास में अपन ने जो पिछला सॉल्यूशन किया था उसमें अपन ने पढ़ा था। ये दोनों चीज़ें आप कमेंट करके मेरे को बताओगे कि भाई ये पांचों लोगों के नाम क्या हैं, और दूसरा कि जो बुक हुई वो कब पब्लिश हुई। ठीक है, ये तीन चीज़ आपको कमेंट में बतानी है मेरे को, और जिसका सही होगा ना उसको मैं पिन कर दूंगा। अगला, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द टर्म एसोसिएशन। भाई एसोसिएशन टर्म का क्या मतलब होता है ये बताओ। एसोसिएशन टर्म का क्या मतलब होता है? ठीक है, ये देख लेते हैं भाई अपन। एसोसिएशन इज अ ग्रुप ऑफ पीपल ऑर्गेनाइज्ड फॉर अ जॉइंट पर्पस और ऑन अ कॉमन इंटरेस्ट। भाई एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो कोई एक जॉइंट पर्पस और इंटरेस्ट के लिए
सच एज एडवांसमेंट ऑफ द प्रोफेशनल्स लाइक ILA फॉर लाइब्रेरियंस। मतलब कोई भी एक है ना कॉमन गोल के ऊपर काम करता है, एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो एक किसी कॉमन पर्पज़ के लिए, कॉमन गोल को या इंटरेस्ट को अचीव करने के लिए किसी चीज़ पे काम करते हैं। इसका एग्जांपल है ILA फॉर लाइब्रेरियंस। जैसे ILA जो है ना, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, वो लाइब्रेरियंस के लिए काम कर रहा है ना, वो एक एसोसिएशन है, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। वैसे ही इसी का संघ का क्या मतलब होता है ये अपन ने देख लिया। हिंदी वाले बच्चे यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। व्हाट आर द 3 मेजर कंपोनेंट ऑफ द लाइब्रेरी। भाई 3 मेजर कंपोनेंट कौन कौन से हैं लाइब्रेरी के। वैसे जो अगर वो पूछता ना अगर अपन से कि त्रिशक्ति ट्रिनिटी बताओ, है ना, तो भी अपन वही आंसर देते। देखो इनको ट्रिनिटी बोलते हैं, जो SR रंगनाथन ने दिए थे। देखो अकॉर्डिंग टू SR रंगनाथन 3 कंपोनेंट और ट्रिनिटी आर, देखो पहला तो होता है बुक, किताबें, ठीक है, जो कलेक्शन भी बोल सकते हैं। दूसरा होता है रीडर। ट्रिनिटी में कौन कौन आता है, बुक आ गया, रीडर आ गया, एंड देन तीसरा होता है स्टाफ। ठीक है, कौन कौन आ गया, बुक, रीडर, स्टाफ, 3 आ गए ट्रिनिटी के अंदर। ये आपको याद रखना। और डॉक्टर SR रंगनाथन ने ये ट्रिनिटी की धारणा ये दी थी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 6 पे। व्हाट डू यू मीन बाय कॉपीराइट। भाई कॉपीराइट से आप क्या समझते हैं, कॉपीराइट से आप क्या समझते हैं। कॉपीराइट इज़ अ लीगल राइट दैट copyright is a legal right that grant a creator of a original work exclusive right to use and distribute for the limited time protecting intellectual property। देखो कॉपीराइट होता है ना जो, वो एक लीगल राइट होता है जो जो क्रिएटर को दिया जाता है। किसी काम के जो क्रिएटर है ना उसको दिया जाता है, एक लीगल राइट होता है, ठीक है। और वो क्या क्या चीज़ उससे रोकता है कि कोई दूसरा कोई है ना उसके जो उसने कोई काम किया ना वो कॉपी ना कर सके। मतलब जैसे मान लो मैंने कोई है ना, ये भी क्लास आपकी क्लास चल रही है अभी, ठीक है, तो जो ये रिकॉर्डेड वीडियो है जो मैं अपलोड कर रहा हूँ, वो अगर दूसरा कोई मेरी कॉपी पेस्ट करेगा ना, तो मैं उसको कॉपीराइट दे दूंगा। उसके जो सामने वाला जहाँ कहीं भी अपलोड करेगा उसके कॉपीराइट आ जाएगा, और उस फीस को उसको जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो झेलने पड़ेंगे। मतलब जैसे मान लो कि किसी ने कॉपी कर लिया, तो मैं क्या कॉपीराइट दूंगा उसको, और उसके आएगी स्ट्राइक वगैरह, और उसके जो लीगल इश्यूज़ है ना वो आएंगे, और उसका चैनल हो जाएगा बंद, ठीक है। तो इसीलिए जो ओरिजिनल कंटेंट होता है ना उसी के ऊपर फोकस करना चाहिए हमेशा, ठीक है। तो ऐसी कॉपीराइट आप समझ गए ना कॉपीराइट क्या होता है। देखो व्हाट डू यू मीन बाय कॉपीराइट पूछा इतना ही। अब इसकी ईयर और देख लेते हैं ना, कॉपीराइट की जो एक्ट है ना कब आया था इंडिया के लिए, पहले ये देख लेते हैं ना। तो कॉपीराइट जो एक्ट है ना वो आया था 1957 में, है ना, 1957। ये एडिशनल बात भी आप लिख के आना, ठीक है। कॉपीराइट एक्ट आया था 1957 में। ऐसे ही मैं आपको बताऊं, अगर पेटेंट एक्ट आया था तो पेटेंट एक्ट आया था 1970 में, ठीक है। पेटेंट एक्ट कब आया था, 1970 में। और जैसे अपन बात करें ट्रेडमार्क एक्ट की, तो वो आया था 1999 में, मतलब 1999 में आया था ट्रेडमार्क एक्ट। और जो डिज़ाइन एक्ट है वो 2000 में आया था। तो ट्रेडमार्क तो 1999 और डिज़ाइन 2000, तो ये तो ऐसे ही याद रह जाएंगे कि भाई 1999 में ट्रेडमार्क है, 2000 में डिज़ाइन है। और जो पेटेंट है वो 1970 है, और जो कॉपीराइट है 1957 है, ठीक है। तो ये आपको चारों याद रखने। जैसे अभी इसका एक का पूछा इन्होंने, और आप चारों का लिख के आ सको, इतना तो आपको पता ही होना चाहिए। फिर चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर कितने हो गए अपने, 5 6 क्वेश्चन हो गए, 7 पे चलते हैं। मेंशन टू ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन। भाई कोई भी दो है ना उद्देश्य है ना वो बताओ लाइब्रेरी एसोसिएशन के, अभी बता देते हैं ना लाइब्रेरी एसोसिएशन के। ये देखो, देखो पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, टू प्रमोट द लाइब्रेरी मूवमेंट एंड स्प्रेड लाइब्रेरीज। भाई लाइब्रेरी को फैलाना, लाइब्रेरी का फैलाव करना, उसको अलग अलग लोगों तक पहुंचाना, एक तो ये एसोसिएशन का काम हो गया। दूसरा तो इम्प्रूव द स्टेटस एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग ऑफ द लाइब्रेरियन। मतलब कि जो लाइब्रेरी के अंदर जैसे भी कोई काम हो रहा है, जो लाइब्रेरियन काम कर रहा है उसको ट्रेनिंग देना, उसको ना प्रोफेशनली उसकी दक्षता बढ़ाना, कि वो औरों से compete कर सके और वर्ल्ड वाइड लेवल पे अपन अच्छा काम कर सकें। तो ये हो गया लाइब्रेरी एसोसिएशन का 2 ऑब्जेक्टिव, ठीक है।
आप अपने भी कोई लिख के आ सकते हो, बाकी ये मेनली दो होते हैं जो मैंने यहाँ पे कंसिडर किए हैं। फिर आगे चलते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एकेडमिक लाइब्रेरी? भाई एकेडमिक लाइब्रेरी से आप क्या समझते हो, ये बताओ। एकेडमिक लाइब्रेरी से ये देखो, एकेडमिक लाइब्रेरी इज़ अ लाइब्रेरी अटैच्ड टू एन इंस्टीट्यूट, स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी, ठीक है, सर्विंग द लर्निंग एंड रिसर्च नीड फॉर द स्टूडेंट एंड फैकल्टी। मतलब जो एकेडमिक लाइब्रेरी होती है वो पहली बात तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के साथ अटैच होती है, मतलब एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, कॉलेज, स्कूल और जो यूनिवर्सिटी है ना वहाँ पे होती है एकेडमिक लाइब्रेरी। और दूसरी बात कि जो ये क्या क्या काम करती है, तो एक तो है ना, ये जो बच्चे हैं ना उनको किताबें प्रोवाइड करती है, मटेरियल देती है, उनको जो रीडिंग जो वो पढ़ते हैं ना करिकुलम, उसके साथ में हेल्प करती है। दूसरा जो फैकल्टी है वहाँ पे, मान लो कोई टीचर है, उससे किसी बच्चे ने डाउट पूछ लिया, कोई साइंस का कोई टीचर है, उससे कोई डाउट पूछ लिया बच्चे ने, अच्छा सा वो टीचर को भी नहीं आ रहा, तो उसने क्या बोला कि मैं कल बता देख के बताऊँगा मैं आपको, तो वो खुद जाके लाइब्रेरी में पढ़ रहा है। और बच्चे भी खुद जाके लाइब्रेरी में खुद बैठ के भी पढ़ रहे हैं, और दूसरा कोई मटेरियल चाहिए तो वो भी वहाँ पे एक्सेस कर रहे हैं। तो ये तो हो गया अपने एकेडमिक लाइब्रेरी के बारे में। ठीक है, अब चलते हैं अपन सेक्शन बी पे। ए सेक्शन हो गया कंप्लीट, बी सेक्शन पे चलते हैं। बी सेक्शन में पहला क्वेश्चन अपना, एक्सप्लेन द वेरियस सर्विसेज रेंडर्ड बाय यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। भाई यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी क्या क्या सर्विस प्रोवाइड कराती है वो बताइए आप तो। ठीक है, जैसे ये सेम बात है जो मैं बता रहा हूँ ना, हिंदी इंग्लिश में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। वही स्कूल, कॉलेज या विश्वविद्यालय लिखा है तो वो हिंदी में, आप मैं बोल के ही बता रहा हूँ, आप वो लिख देना। बाकी नीचे हिंदी में भी लिखा हुआ है, कोई अगर हिंदी वाला स्टूडेंट हो तो उसके लिए। ठीक है, फिर चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखो, एक्सप्लेन वेरियस सर्विसेज जो यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी देती है, तो उसके ऊपर जैसे सर्कुलेशन सर्विस आ गई पहले, तो अपन पहले देख लेते हैं यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी किस काम के लिए यूज़ होती है। जो यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी है ना, वो हायर एजुकेशन को सपोर्ट करती है और रिसर्च को। जो यूनिवर्सिटी होती है ना, विश्वविद्यालय, उसके अंदर ये लाइब्रेरी होती है जो हायर एजुकेशन या रिसर्च स्कॉलर होते हैं ना, उनके लिए होती है। इसमें देखो इसके काम देख लेते हैं। देखो, सर्कुलेशन सर्विस, पहली बात तो ये सर्कुलेशन सर्विस देती है। लैंडिंग बुक्स टू स्टूडेंट एंड फैकल्टीज़, भाई जो बच्चे हैं और जो फैकल्टी है उनको बुक देना, चेक इन चेकआउट करना ना, इशू रिटर्न करना, बुक को इशू करना। दूसरा है रेफरेंस सर्विस, भाई रेफरेंस प्रोवाइड करना। अगर बच्चे ने कोई, मान लो लिखी हुई किताब है, उससे अलावा भी कोई, अगर उसने कोई डिटेल मांग ली है अलग से, तो उसको वो ढूंढ के देना कैसे भी, या वो डिटेल प्रोवाइड करवाना। तीसरा है ओपेक। ओपेक जैसे ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग, प्रोवाइडिंग अ डिजिटल कैटलॉग फॉर इजी बुक सर्चिंग, कि भाई आसानी से किताबें ढूंढी या खोजी जा सकें, इसके लिए ओपेक की सर्विस प्रोवाइड कराना। फिर जो चौथा है वो है रिप्रोग्राफी सर्विसेज, प्रोवाइडिंग फ़ोटोकॉपी एंड स्कैनिंग फैसिलिटी। भाई अगर बच्चे को फ़ोटोकॉपी निकालनी है, स्कैनिंग करनी है किसी डॉक्यूमेंट की, तो वो सर्विस प्रोवाइड कराना। पांचवा आता है भाई इंटर लाइब्रेरी लोन। ठीक है, लोन प्रोवाइड कराना बुकों का, अगर जैसे बुक लाइब्रेरी में अवेलेबल नहीं है तो दूसरी लाइब्रेरी से लेके देना। फिर जो लास्ट है वो है करंट अवेयरनेस सर्विस एंड SDA, सेलेक्टिव डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। ये दोनों सर्विस हैं जो आपको मैंने वैसे पहले एक्सप्लेन किया हुआ, वापस बता देता हूँ कि जो करंट अवेयरनेस सर्विस होती है ना, वो नोटिफाई करने के लिए होती है यूज़र के लिए कि भाई नए अराइवल आ रहे हैं ना, जो कोई भी अगर नई किताबें आ रही हैं कि भाई ये किताब नहीं आने वाली है लाइब्रेरी में, तो वो तो हो गया करंट अवेयरनेस सर्विस। अब सेलेक्टिव डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, वो अलर्ट होता है उन स्पेसिफिक रिसर्च ग्रुप, मतलब कि आपकी जैसे नीड है ना, आपका जो क्या बोलते हैं इंटरेस्ट है वो है टेक्नोलॉजी में या कंप्यूटर में, या फिर मान लो आपका इंटरेस्ट है किसी एग्रीकल्चर में, तो आपने एक प्रोफाइल क्रिएट की यूज़र की, उसका इंटरेस्ट क्रिएट किया, किस फील्ड से वो क्रिएट किया, पूरा प्रोफाइल के अकॉर्डिंग अलग अलग यूज़र को अलग अलग बुक का पर्सनलाइज मैसेज जाना, वो होता है SDI, सेलेक्टिव डिसेमिनेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन। मतलब कि जैसे एग्रीकल्चर आपने लिखा तो एग्रीकल्चर वाले रिलेटेड बुक ही आपके पास नोटिफिकेशन आएगा कि ये वाली किताबें एग्रीकल्चर से रिलेटेड आई हैं। ठीक है, ये दोनों हो गया इसका अलग अलग। फिर नीचे हिंदी वाला है, पढ़ लेना आप। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3। 3 कहाँ है? अच्छा, यहाँ तक तो 2 है, ऊपर है 3, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 3, डिस्कस द नीड ऑफ लाइब्रेरी लेजिस्लेशन। भाई लाइब्रेरी लेजिस्लेशन के नीड बताओ, है ना, लाइब्रेरी लेजिस्लेशन के। चलते हैं अपन, ये देखो भाई लाइब्रेरी लेजिस्लेशन के नीड क्या है।
ये लाइब्रेरी लेजिस्लेशन होता है ना, वो एक लॉ होता है, इज़ असेंशियल फॉर सूटेबल पब्लिक लाइब्रेरी सिस्टम बिकॉज, क्योंकि पब्लिक लाइब्रेरी के लिए क्यों ज़रूरी है ये। पहली बात तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिलती है, पब्लिक लाइब्रेरी उनके भाई पैसे मिलना शुरू हो जाए, उनको इनकम होती है उनकी, तो ये लाइब्रेरी सेस की जो बात करता है। दूसरा, लाइब्रेरी डजेंट डिपेंड ऑन वॉलेंट्री ग्रांट, ठीक है। मतलब ऐसी है कि अगर जैसे लाइब्रेरी सेस का अगर प्रावधान होगा, लाइब्रेरी अगर लेजिस्लेशन कोई एक्ट बनेगा उसमें लाइब्रेरी सेस की बात होगी, और उसके तहत लाइब्रेरी को जो कंटिन्यूस फंड है ना, पैसे मिलते रहेंगे लगातार। कैसे, फॉर एग्जांपल बताता हूँ। पहले बताता हूँ लाइब्रेरी सेस होता क्या है। लाइब्रेरी सेस होता है टैक्स ऑन टैक्स, ठीक है। कि पहले आपने गवर्नमेंट ने मान लो आपके कि आपने कोई कार खरीदी, उसके ऊपर टैक्स लिया 10% का, ठीक है। आपने गाड़ी खरीदी, उस पर 10% का टैक्स ले लिया गवर्नमेंट ने। फिर उसका 10% ऑन व्हीकल टैक्स या जो भी टैक्स लगा है वो, उस टैक्स का कुछ प्रतिशत, कि 1% या आधा परसेंट, मान लो 5% है उसका, तो जो 10% हुआ ना, मान लो कि 100 रुपये की गाड़ी थी, एग्जांपल दे रहा हूँ एक, है ना। उसमें से 10% किसके, गवर्नमेंट के आ गए, मतलब 10 रुपये। और फिर 10 रुपये में से 10 रुपयों का फिर 1%, या 10 रुपये का 10% देख लो फिर, है ना, कि 10% लाइब्रेरी सेस है, इसका मतलब 10 रुपये का 10% 1 रुपया, तो वो मिल गया लाइब्रेरी को। तो ये होता है लाइब्रेरी सेस, कि भाई पहले कोई टैक्स लग रहा है, फिर उसके ऊपर एक और टैक्स लग रहा है, और उसका कुछ परसेंटेज होता है ना, वो होता है क्या, लाइब्रेरी सेस, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। स्ट्रक्चर, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिल गई, ठीक है। उसके बाद में जो स्ट्रक्चर है ना, इट क्रिएट स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी, ठीक है। जैसे एक स्ट्रक्चर एक नेटवर्क बना देता है, पहले तो सबसे जैसे स्टेट की सेंट्रल लाइब्रेरी है वो आ गई, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट वाली आ गई, फिर उसके बाद में विलेज वाली आ गई, है ना। रिप्रेजेंटिंग है हायरार्की, कि भाई अगर एक क्रम में होगी नहीं पूरी, कि भाई नीचे है उसके ऊपर ऊपर वाला कंट्रोल कर रहा है, उसके ऊपर ऊपर वाला कर रहा है, तो इसमें सिस्टमेटिक वे में काम करेंगे सभी। फिर स्टैंडर्ड, कि भी मिनिमम ये स्टैंडर्ड तो होना चाहिए सर्विस का, या मिनिमम ये स्टाफ की क्वालिफिकेशन, या ये बुक का इतना स्टॉक तो 5,000 तो हर लाइब्रेरी के पास होनी चाहिए, ये भी लेजिस्लेशन में डिसाइड होता है। फिर है ओब्लिगेशन, इट मेक्स द लीगल ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड लाइब्रेरी सर्विस टू सिटीजन। भाई एक तो ये ओब्लिगेशन बना देता है, जैसे एक अपने अधिकार होता है ना, 6 से लेकर 14 साल के बच्चों के लिए कंपलसरी एजुकेशन का अधिकार है ना, वो स्टेट की एक क्या है, ओब्लिगेशन है, मतलब उसको करना ही पड़ेगा ये। तो वैसे ही अगर एक नियम होगा तो वो करना ही पड़ेगा, किसको, गवर्नमेंट को करना पड़ेगा। फिर है डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी क्या कहती है, इट इंश्योर फ्री एंड ओपन एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन टू ऑल। भाई सबको फ्री और ओपन एक्सेस इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए सबके लिए, कि एक डेमोक्रेटिक है ना, अपना अधिकार है एक, ऐसे करके, ठीक है। हिंदी वाले बच्चों के लिए ये लिखा हुआ है नीचे, आप ऐसे ही स्ट्रक्चर है ना, स्टैंडर्ड, फिर ओब्लिगेशन, ऐसे अलग अलग पॉइंट बना के लिख के आओगे ना, तो अच्छे नंबर मिलेंगे, ठीक है। फिर चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4 पे। एक्सप्लेन द कंसेप्ट एंड नीड ऑफ यूज़र स्टडी। भाई यूज़र स्टडी का कंसेप्ट और नीड बताओ, है ना। यूज़र स्टडी, यूज़र स्टडी क्या होती है, यूज़र स्टडी ऐसी होती है कि यूज़र की स्टडी करना कि उनको कैसी बुक चाहिए, यही होता है यूज़र स्टडी, ठीक है। यूज़र स्टडी इन्वॉल्व द सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स, बिहेवियर एंड द इंफॉर्मेशन नीडेड ऑफ द लाइब्रेरी यूज़र। इट स्टडी हु यूजेस द लाइब्रेरी, व्हाट दे रीड, हाउ दे यूज सर्विसेज। मतलब किस किस पे फोकस करती है, कि भाई कौन तो यूज़ कर रहा है लाइब्रेरी को, है ना, क्या वो पढ़ रहे हैं, और कैसे वो सर्विसेज उनके उनको चाहिए, है ना। इन तीनों चीज़ों पे फोकस करता है ये चीज़। फिर जैसे कलेक्शन बिल्डिंग है ना, नीड क्या है उसकी वो देख लेते हैं अपन, कि कलेक्शन जो बिल्डिंग है ना, कि किताबें खरीदना, जर्नल्स खरीदना यूज़र्स के लिए, वो इसका काम है। सर्विस इम्प्रूवमेंट, कि भी पहले जो आइडेंटिफाइंग द ग्रेट गैप्स इन करंट सर्विसेज, शोइंग जो जो भी इंटरेस्ट है ना यूज़र का, उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें या सर्विस को इम्प्रूव करना लाइब्रेरी को। बजट जस्टिफिकेशन, टू शो द अथॉरिटी दैट द लाइब्रेरी इज़ बीइंग यूज्ड इफेक्टिवली, कि भाई ऊपर जो अथॉरिटी है उसको बताना है कि लाइब्रेरी ने सही तरीके से बजट का यूज़ किया है, न कि ऐसे ही जेब में पैसे डाल लिए हो। नॉन यूज़र एनालिसिस, टू अंडरस्टैंड वाई सम पीपल डोंट यूज़ द लाइब्रेरी एंड हाउ टू अट्रैक्ट देम, ठीक है। ऐसा भी एनालिसिस भी करना कि भाई क्यों कुछ लोग लाइब्रेरी यूज़ नहीं करते, तो उनको कैसे बुलाना,
तो चलें आगे, ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 सेक्शन बी का। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं, सेक्शन बी के। 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, डिस्क्राइब द रोल ऑफ आइसलिक नहीं आइसलिक के रोल बताओ और इन्वॉल्व इन डेवलपमेंट ऑफ स्पेशल लाइब्रेरी। भाई क्या क्या स्पेशल लाइब्रेरी के डेवलपमेंट के लिए क्या क्या किया है आइसलिक ने, ये बताओ आप। अभी बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा। आइसलिक की फुल फॉर्म देख लेते हैं पहले तो, है ना। जैसे अगर आपको स्क्रीन छोटी अगर दिख रही हो ना, तो आप थोड़ा सा जूम करोगे तो आपको बड़ी स्क्रीन बीच में से अच्छे से दिखेगा क्वेश्चन। आइसलिक इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं, इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन सेंटर। ठीक है, ये एस्टेब्लिश हुआ था 1955 में। इसको याद कैसे रखेंगे कि आइसलिक नाम से देखो जो फुल फॉर्म है वो तो ऐसे ही याद हो जाएगी, इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन सेंटर। जो 1955 है ना, 55 एक स्पेशल नंबर है, तो इससे इसको याद कर लेंगे। फिर आगे चलते हैं, कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन क्या है इसका, इट एक्ट एज सेंटर ऑफ कोऑर्डिनेटिंग ऑफ स्पेशल लाइब्रेरी, साइंटिफिक, इंडस्ट्रियल एंड रिसर्च लाइब्रेरी इन इंडिया। कि भाई ये कोऑर्डिनेटर की तरह काम करता है स्पेशल लाइब्रेरी के लिए। स्पेशल लाइब्रेरी कौन सी होती है, कोई साइंटिस्ट के लिए अलग है, इंडस्ट्रियल या रिसर्च लाइब्रेरी अलग अलग जो होती हैं उनकी। फिर चलते हैं ट्रेनिंग। इट कंडक्ट सेमिनार, वर्कशॉप एंड कॉन्फ्रेंसेस टू ट्रेन द लाइब्रेरियन इन मॉडर्न टेक्निक लाइक ऑटोमेशन। भाई ये है ना, ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करता है, सेमिनार भी देता है, वर्कशॉप भी प्रोवाइड करता है लाइब्रेरियन के लिए कि मॉडर्न जो टूल हैं या जो मेथड्स हैं वो यूज़ करें लाइब्रेरी में, और लाइब्रेरी को कैसे मॉडर्नाइज किया जाए। फिर जो रिसर्च, इट एनकरेज रिसर्च इन लाइब्रेरी साइंस एंड डॉक्यूमेंटेशन। ये इनकरेज करता है रिसर्च को, ठीक है, रिसर्च को इनकरेज करता है कि नई नई रिसर्च हो और कुछ नई फाइंडिंग आए और विकास हो ना। पब्लिकेशन, इट पब्लिश दी आइसलिक बुलेटिन एंड गाइडेंस टू डिसेमिनेट नॉलेज। भाई ये नॉलेज के फैलाव के लिए गाइडेंस देता है, और आइसलिक बुलेटिन का भी पब्लिश करता है उसको भी। टेक्निकल सपोर्ट, इट प्रोवाइड ट्रांसलेशन सर्विस। भाई देखो ट्रांसलेशन सर्विस, ये भी लिख के आना बना, ट्रांसलेशन सर्विस प्रोवाइड करता है, और डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस टू द मेंबर ऑफ लाइब्रेरी। भाई जो मेंबर हैं लाइब्रेरी के, उनको डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस भी प्रोवाइड करता है कि घर पे ही तुम्हें डॉक्यूमेंट दे दिए जाएँ। ठीक है, जो तुमने मांगे हैं वो हिंदी में देखने के लिए नीचे लिखा है ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 6 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा। डिस्कस द इम्प्लीकेशंस ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस। भाई दूसरा लॉ है ना लाइब्रेरी साइंस का, उसके है ना इम्प्लीकेशंस बताओ आप। तो देख लेते हैं सेकेंड लॉ के, ये रहे। सेकेंड लॉ क्या है, एवरी रीडर हिज और हर बुक। भाई हर प्रत्येक रीडर को उसकी किताब मिले, है ना। तो इसमें क्या क्या बात है, पहले तो ओब्लिगेशन टू स्टेट। ये जो वर्ड जो यहाँ पे टर्मिनोलॉजी लिखी है ना, वो एग्जैक्ट सेम टू सेम आपको एग्ज़ाम हॉल में पेपर में लिख के आनी है। ठीक है, पहला तो ओब्लिगेशन है स्टेट का, कि भाई जिम्मेदारी है किसकी, दायित्व है, राज्य का दायित्व है ना। ये वर्ड हिंदी वालों के लिए देख लेना, नीचे सारे एकदम सेम अच्छे से लिखा हुआ है। तो ओब्लिगेशन ऑफ स्टेट, द गवर्नमेंट इज मस्ट बी इनेक्टेड द लाइब्रेरी लेजिस्लेशन। ठीक है, लाइब्रेरी के जो एक्ट है ना, रूल, वो अप्लाई करना गवर्नमेंट की ही जो जिम्मेवारी है। टू प्रोवाइड फाइनेंस, भाई लाइब्रेरी को पैसे कहाँ से देने, वो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। टू इंश्योर बुक अवेलेबिलिटी फॉर एवरी सिटीजन, भाई हर एक प्रत्येक है ना रीडर के लिए बुक अवेलेबल हैं कि नहीं है, वो भी किसकी जिम्मेदारी है, हाँ स्टेट की। चाहे वो रिच हो या पुअर हो, कोई भी हो, अमीर हो गरीब हो, कोई मतलब नहीं। ओब्लिगेशन ऑफ लाइब्रेरी अथॉरिटी, भाई इसमें ओब्लिगेशन की बात तो होगी लाइब्रेरी अथॉरिटी की भी, स्टेट की। अब अथॉरिटी की क्या ओब्लिगेशन होंगे कि भाई कम्युनिटी डाइवर्स नीड ऑफ लैंग्वेज सब्जेक्ट और लेवल, दे मस्ट सेलेक्ट बुक्स, है ना। वो हमेशा बुक सेलेक्ट करें, ऐसा जो मटेरियल सेलेक्ट करें वो डाइवर्स नीड को वेरीफाई करें, जो यूज़र आ रहे हैं उन सब की नीड को फुलफ़िल कर दें। फिर तीसरा है एक्सेस, ओपन एक्सेस। लाइब्रेरी शुड बी अलाउ यूज़र टू बोरो सेल्फ डायरेक्टली टू फाइंड देयर बुक। भाई यूज़र को है ना ओपन एक्सेस सिस्टम देना चाहिए कि भाई यूज़र खुद जाके अपनी ना सेल्फ से खुद की बुक ढूंढ सके। ठीक है, फिर आता है लाइब्रेरी स्टाफ। स्टाफ मस्ट बी एक्टिवली हेल्पफुल फॉर रीडर लोकेटिंग द मटेरियल दे नीडेड। भाई स्टाफ है ना वो हेल्पफुल होना चाहिए कि मटेरियल जो भी वो ढूंढने आए ना रीडर, उसको दे सकें वो, तो वो हेल्पफुल होना चाहिए। फोकस ऑन यूज़र, भाई द फोकस शिफ्ट फ्रॉम दी प्रिजर्विंग द बुक्स टू सर्विंग द रीडर। भाई बुक्स को प्रिजर्व करना ये पुराने टाइम में होता था कि सिर्फ प्रिजर्व ही करना है किसी के लिए, या दूसरा है कि सर्विंग द रीडर। भाई अभी जो फोकस है ना वो शिफ्ट हो रहा है
ना कि प्रिजर्विंग द बुक। भाई एक संभाल के बुक को तो रखना ही रखना है, पर अभी ना रीडर को सर्व करना है, रीडर के लिए कुछ करना है, ठीक है। तो ये देखो, ये हिंदी में लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो सेकंड लॉ के इम्प्लीकेशंस हो गए अपने। एक तो ना जो मैंने जो ऊपर जो पॉइंट लिख रखे हैं ना, जो ओब्लिगेशन ऑफ स्टेट, ओब्लिगेशन ऑफ लाइब्रेरी अथॉरिटी, ओपन एक्सेस लाइब्रेरी स्टाफ, फोकस ऑन यूज़र, ठीक है। ये सारे के सारे पॉइंट आपको लिख के आने। एडिशनल क्या लिखना है आपको, कि भाई हर एक जो रीडर है ना, उसको उसकी रिक्वायर्ड बुक मिल जाए, कि है ना, एवरी रीडर शुड गेट हिज रिक्वायर्ड बुक्स। ऐसे करके आप हिंदी और इंग्लिश में बोथ लैंग्वेज में लिख के आ सकते हैं, है ना, कि जो रीडर है उसको उसकी बुक मिले। फिर आगे चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 7 पे। डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी। भाई पब्लिक लाइब्रेरी क्या क्या फंक्शंस हैं वो डिस्क्राइब करो। अभी कर देते हैं, एक सेकेंड। हाँ ये लो, देखो पब्लिक लाइब्रेरी होती है वो पीपल्स, पब्लिक लाइब्रेरी इज़ पीपल्स यूनिवर्सिटी। मतलब पीपल जो सोसाइटी सेंट्रिक होती है, वो सोसाइटी का मेन जो पार्ट है ना, वो पब्लिक लाइब्रेरी है वैसे देखें तो अपन। सपोर्ट दी बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजुकेशन। भाई बोथ दोनों सपोर्ट करती है। भाई फॉर्मल एजुकेशन किसके लिए, पब्लिक लाइब्रेरी है, उसमें अगर मान लो स्कूल के बच्चे आके पढ़ रहे हैं तो वो अपने करिकुलम से रिलेटेड कुछ पढ़ रहे हैं तो वो फॉर्मल हो गया। इनफॉर्मल कैसे, कोई एडल्ट है ना, किसको ट्रेनिंग या फिर कोई स्किल बेस्ड कुछ सीखना है तो वो पढ़ रहा है। इन्फॉर्मेशन सर्व्स एज अ लोकल इन्फॉर्मेशन सेंटर फॉर जॉब्स। ये देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लोकल इन्फॉर्मेशन सेंटर होता है जॉब के लिए, हेल्थ के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, गवर्नेंस के लिए, स्कीम के लिए। मतलब एक ऐसा सेंटर होता है जहाँ पे हर टाइप की इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है। चाहे आपको कैसी भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, लाइब्रेरी में जाओ, पब्लिक लाइब्रेरी में, और आपको मिल जाएगी। फिर है कल्चर। प्रमोट लोकल कल्चर बाय ऑर्गेनाइजिंग इवेंट, एग्जीबिशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ लोकल हिस्ट्री। भाई जो आसपास का लोकल जो हिस्ट्री है ना, और जो उसको प्रिजर्व करना, कि भाई आसपास क्या हिस्ट्री है, अपने क्षेत्र विशेष का जो एरिया है ना, उसके बारे में कुछ तथ्य हो गया, उनकी किताबें हो गया, उसके बारे में कुछ स्पेशल फैक्ट हो गए, उनको तो प्रिजर्व करता है। दूसरा कोई इवेंट, एग्जीबिशन वगैरह होती है ना, जैसे बुक एग्जीबिशन लगता है, कोई इवेंट हो गया, जैसे लाइब्रेरी में कोई बड़ा हॉल है ना, उसमें इवेंट कर लिया है ना, मिल के सभी ने कोई मीटिंग रख लिया, कुछ ऐसे कर लिया, तो वो हो गया। तो वो कल्चर को प्रिजर्व करता है। दूसरा है रिक्रिएशन, प्रोवाइडिंग द लंच और रीडिंग मटेरियल, नोवेल, मैगजीन फॉर हेल्दी मेंटल रिक्रिएशन। मतलब दिमाग को ना शांत और स्थिर रखने के लिए, और दिमाग की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए नोवेल, मैगजीन्स वगैरह अलग अलग टाइप के मटेरियल प्रोवाइड करना, ठीक है। दूसरा सोशल इंटीग्रेशन, प्रोवाइडिंग ए न्यूट्रल मीटिंग स्पेस फॉर पीपल ऑल बैकग्राउंड। भाई अगर जैसे लाइब्रेरी होगी और वहाँ पे लोगों का आना जाना लगा रहता है, तो आपस में लोग मिलेंगे, बातचीत भी करेंगे, तो उनका सोशल इंटरेक्शन भी बढ़ेगा, और ओवरऑल उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है ना वो भी बढ़ेगा। तो इतना पब्लिक लाइब्रेरी काम आती है। और पब्लिक लाइब्रेरी के लिए कौन सा जो ना ऑर्गेनाइजेशन है वो काम कर रहा है, वो है RRRLF। कब बना था ये, 1972 में बना था, ठीक है, ये याद रखना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। हाँ एक सेकंड, ये रहा क्वेश्चन नंबर 8 पे। न्यूमरेट द डिफरेंस डिफरेंट सर्विसेज ऑफ नेस्डोक। भाई नेस्डोक की जो सर्विसेज है ना वो बताइए। नेस्डोक की फुल फॉर्म क्या होती है, पहले तो वो देख लेते हैं अपन, है ना। नेस्डोक की फुल फॉर्म ये देखो, नेशनल सोशल साइंस डॉक्यूमेंटेशन सेंटर, ठीक है, नेशनल सोशल साइंस डॉक्यूमेंटेशन सेंटर। इसकी ये एस्टेब्लिश किसने किया था, ICSSR ने, ठीक है। अब देख लेते हैं इसकी कुछ सर्विसेज। भाई बिब्लियोग्राफिक सर्विसेज, क्रिएटिंग लिस्ट ऑफ बुक्स आर्टिकल्स ऑन ए सोशल साइंस टॉपिक। भाई लिस्ट ऑफ बुक और आर्टिकल क्रिएट करना सोशल साइंस के टॉपिक पे। भाई सोशल साइंस से रिलेटेड कोई बुक है तो उनकी बिब्लियोग्राफी बनाना। बिब्लियोग्राफी क्या होती है, लिस्ट ऑफ बुक होती है, अलग अलग किताबों का टाइटल और उनका ना लिस्ट एक बनाना अलग से, ठीक है। डॉक्यूमेंट डिलीवरी, प्रोवाइडिंग फोटोकॉपी फॉर रिसर्च आर्टिकल फॉर स्कॉलर। मान लो अगर कोई सोशल साइंस के फील्ड में कोई रिसर्चर है, उसको डॉक्यूमेंट की डिलीवरी चाहिए घर पे, कि भाई मेरे को ये वाले डॉक्यूमेंट चाहिए, तो वो प्रोवाइड कराना। या इंटर लाइब्रेरी लोन करवाना, कि जैसे कोई डॉक्यूमेंट किसी सोशल साइंस के फील्ड में है ना चाहिए किसी को, तो वो उसको प्रोवाइड कराना यूज़र को। दूसरा है यूनियन कैटलॉग, मेंटेनिंग ए कंबाइंड लिस्ट ऑफ सोशल साइंस पीरियोडिकल्स अवेलेबल इन लाइब्रेरी अक्रॉस द इंडिया। भाई एक ऐसा है ना लिस्ट मेंटेन करना सोशल साइंस पीरियोडिकल्स अवेलेबल इन इंडिया, कि भाई सबका एक है ना यूनियन कैटलॉग मैनेज करना। सोशल साइंस की जितनी भी किताबें हैं ना इंडिया के अंदर, उन सबका एक यूनियन कैटलॉग मैनेज करना, ठीक है। फिर आता है अपने रेफरेंस सर्विसेज, आंसरिंग द क्वेरी ऑफ द रिसर्चर। भाई कोई रिसर्चर ने कोई क्वेरी पूछी है ना, कोई क्वेश्चन पूछा तो उसका आंसर करना। फिर आता है रिसर्च प्रोजेक्ट
डेटाबेस कीपिंग द रिकॉर्ड ऑफ ऑन गोइंग ऑन कंप्लीट रिसर्च ऑन सोशल साइंस। भाई जो अभी रिसर्च चल रही है, जो होने वाली है पूरी, उसका क्या रखना, ट्रैक रखना एक, है ना। ठीक है, एक ऐसा डेटाबेस बनाना जिसमें ऑन गोइंग रिसर्च और उनके डेटा क्या हो, सिक्योर हो सोशल साइंस के ऊपर। ठीक है, ये तो हो गया नेस्डॉक के कुछ डिफरेंट सर्विसेज। फिर चलते हैं अपन अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा, डिस्क्राइब द नीड एंड बेनिफिट ऑफ रिसोर्स शेयरिंग। भाई रिसोर्स शेयरिंग के नीड बेनिफिट बताइए आप, है ना। अभी देख लेते हैं रिसोर्स शेयरिंग की क्या नीड है, क्या बेनिफिट है। ये रहे, देखो रिसोर्स शेयरिंग होता है ना जो, वो क्या होता है, रिसोर्स शेयरिंग पहले तो होता है कि अलग अलग लाइब्रेरी हैं, किसी यूज़र को कोई कुछ चाहिए ना, तो वो आपस में शेयर करके लाइब्रेरी जो रिसोर्स है ना, उसको शेयर करके यूज़र को प्रोवाइड करा सके। तो मेन तो इसका नीड है ना, ज़रूरत यही है कि अगर कुछ लाइब्रेरी के पास नहीं है ना, तो वो क्या जो लाइब्रेरी है वो किसी से लोन पे लेके दूसरी लाइब्रेरी से मंगवा के रिसोर्स को आपस में लाइब्रेरी शेयर करती हैं। ठीक है, यूज़र की नीड को फुलफ़िल करने के लिए, भाई जो आवश्यकता है ना यूज़र की, जो पढ़ने वाला रीडर आ रहा है उसकी आवश्यकता को पूरा करने के लिए। फिर देख लेते हैं इसके कुछ पॉइंट। इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन, टू मैनी बुक्स आर पब्लिश्ड, नो सिंगल लाइब्रेरी कैन बाय देम ऑल। भाई बहुत सारी बुक पब्लिश होती रहती हैं, दिन रात पब्लिश होती हैं, है ना। तो सारी लाइब्रेरी की सारी लाइब्रेरी सारी बुक खरीद लें, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, है ना। तो पहला तो ये हो गया कि इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, तो कौन सी क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, अगर यूज़र को कोई चाहिए तो वो प्रोवाइड कराना। फिर है प्राइस रेस, अगर जो कॉस्ट ऑफ बुक्स है जनरल्स है वो इंक्रीज़ हो रही है और बजट है वो लिमिटेड अपने पास, किताबों की अमाउंट बढ़ती जा रही है, बजट लिमिटेड है, तो वो भी इसकी ज़रूरत है ना, तो रिसोर्स शेयरिंग को अपन यूज़ करेंगे। दूसरा, अगर स्पेस कम है लाइब्रेरी के अंदर तो भी अपन किसका यूज़ करेंगे, रिसोर्स शेयरिंग का यूज़ करेंगे। अब देख लेते हैं इसके कुछ बेनिफिट्स। पहला तो है कॉस्ट इफेक्टिवनेस, लाइब्रेरी अवॉइड बाइंग ए डुप्लीकेट एक्सपेंसिव आइटम। मतलब बहुत सारी है ना अलग अलग किताबें और महंगे है ना, कॉस्ट इफेक्टिवनेस हो जाएगा कि उसको ख़रीदनी नहीं पड़ेगी। दूसरी लाइब्रेरी अगर प्रोवाइड करवा देगी कुछ दिनों के लिए लोन के लिए यूज़र के लिए, तो उसे खुद को नहीं खरीदनी पड़ेगी, तो क्या होगा कि कॉस्ट सेविंग होगी। फिर है वाइडर एक्सेस, यूज़र गेट एक्सेस टू मटेरियल नॉट अवेलेबल इन देयर ओन लाइब्रेरी। भाई यूज़र है ना उसके लिए वाइडर एक्सेस होगा। अगर मान लो आपस में 10-15 लाइब्रेरी मिलके सारे रिसोर्सेज को शेयर करती हैं, ठीक है, रेगुलर बेसिस पे, या फिर उनके साथ अच्छे उनके ना जो कनेक्शन से या उनका अच्छा है ना तालमेल, ऐसे मान लो आप, तो यूज़र को सिर्फ ऐसे नहीं कि इस लाइब्रेरी की किताब वो पढ़ सकता है, वो दूसरे वाले की भी पढ़ सकता है मंगवा के। तो यूज़र के लिए जो रिसोर्सेज है ना वो ज़्यादा हो जाएंगे। फिर है बेटर सर्विस, स्पेशलाइज्ड सर्विस लाइक ट्रांसलेशन कैन बी शेयर्ड। भाई अगर किसी बुक का किसी ने ट्रांसलेशन दूसरी लाइब्रेरी ने किया और दूसरी लाइब्रेरी करना चाहती है तो उसका टाइम बचेगा और वो ट्रांसलेशन उसको भेज देंगे। ठीक है, फिर आ जाए एफिशिएंसी, रिड्यूस प्रोसेसिंग वर्क कैटलॉगिंग इफ़ डन सेंट्रली। देखो अगर कैटलॉगिंग कर रहे हैं, अगर 5-4 लाइब्रेरी मिल के सारे कैटलॉगिंग करते हैं तो उनका जो वर्कलोड है ना वो भी कम हो जाता है और एफिशिएंसी बढ़ जाती है। ठीक है, और हिंदी वालों के लिए ये रहा। ठीक है, अब अपन कुछ है ना एडिशनल करते हैं कि कुछ मैं आपको है ना एमसीक्यू देता हूँ, आपको उन एमसीक्यूज़ का आंसर है ना सारा वो कमेंट में करना है। ठीक है, तो पहले मैंने 1-2 क्वेश्चन दिए थे आपको, वो तो आपको आंसर कमेंट में करना ही है। बाकी पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। ठीक है, स्टेटमेंट दे रखा है कि बुक्स आर फॉर यूज़ रिप्रेजेंट विच लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस। भाई एक तो आता है बुक्स आर फॉर ऑल, एक आता है बुक्स आर फॉर यूज़। तो बुक्स आर फॉर यूज़ है ना वो किस लॉ को रिप्रेजेंट करता है लाइब्रेरी में। नीचे आपके ऑप्शन है सेकंड लॉ, फर्स्ट लॉ, फोर्थ लॉ, फिफ्थ लॉ। ठीक है, तो जो भी वन डाल के डॉट डाल के फिर आपका आंसर ABCD है, या फिर ऐसे लिख देना वन डॉट फिर सेकंड लॉ फर्स्ट लॉ ऐसे करके। ठीक है, फिर आगे चलते हैं सेकंड क्वेश्चन, विच ईयर वाज यूनेस्को एस्टेब्लिश। भाई यूनेस्को का कब है ना स्थापना हुई, एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ यूनेस्को का, ये बताना आपको। ये आपके ऑप्शन है 1948, 54, 45 और 72। ठीक है, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब डिक्शनरी कैटलॉग। भाई डिक्शनरी कैटलॉग का कौन सा स्टेटमेंट डिस्क्राइब करता है। भाई एंट्रीज क्लासिफिकेशन नंबर से होती हैं, ऑथर से होती हैं, या फिर कोई अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर होता है उनमें, है ना, मिक्स्ड, या फिर कोई क्रोनोलॉजी पब्लिश्ड बाय पब्लिकेशन डेट होती है। तो ये आपको डिक्शनरी कैटलॉग के बारे में ये आंसर करना है क्वेश्चन का। ठीक है, ये हो गया आपके 3 क्वेश्चन जो आपको आंसर करने हैं लास्ट में। तो ये आज आपका सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। यहाँ जल्दी कैसे हुआ ये सॉल्यूशन कंप्लीट, 1 मिनट, सी सेक्शन का है। ओहो, अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। देखो जो ये है ना, ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है,
द क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू टू सेक्शन, ए एंड बी। देखो ये 2022 के टाइम शायद कोविड के टाइम होगा या पता नहीं कैसे है, इन्होंने ये जो 1.5 घंटे का ही पेपर करवाया ए और बी सेक्शन का, सी सेक्शन इन्होंने इंक्लूड ही नहीं किया। ठीक है, 70 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, इसमें जो मार्क्स बढ़ा दिए होंगे, जैसे पहले 7 क्वेश्चन करने होते थे 2 मार्क्स वाले, 14 नंबर थे, अब इनके कर दिए 4 क्वेश्चन, तीन साढ़े तीन साढ़े तीन के, तो 14 नंबर ये हो गए। और जो बी सेक्शन है उसको उन्होंने बड़ा कर दिया होगा, ये रहा। बी सेक्शन में आपको करने हैं 4 क्वेश्चन और 14 14 नंबर के, 56 नंबर का कर दिया बी सेक्शन, तो बी और सी ऐसे मिला दिए एक साथ। ठीक है, तो कोई बात नहीं, है ना। ये अपना सॉल्यूशन पूरा हो गया जून 2022 वाला। ठीक है, वीडियो कैसे लगी आप बता देना कमेंट करके, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना वीडियो को, है ना। और बाकी एक जो एंड स्क्रीन पे आपकी एक वीडियो आ रही है और एक प्लेलिस्ट आ रही होगी, उस पर जाके आप सारे और जो चेकआउट कर सकते हैं जितने भी सारे वीडियो हैं। ठीक है, तो जय हिंद, सब्सक्राइब करके जाना।